तो चलिए बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे शानदार धोखे की, एक ऐसे गहरे समुद्री रहस्य की, जिसने एक जंग का और एक देश का भविष्य ही बदल के रख दिया। ये वो सवाल है जो दशकों से सैन्य गलियारों में गूंजता रहा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे दुस्साहसी ऑपरेशन की जिसने एक पूरे युद्ध का नतीजा तय कर दिया था। तो इस सबकी शुरुआत होती है 1971 में। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश एक भयानक संकट से गुजर रहा था। वहां पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचने के लिए लोग भागकर भारत आने लगे, और ये संख्या इतनी बड़ी थी, सोचिए, कुछ ही वक्त में 90 लाख से ज्यादा शरणार्थी। भारत पर एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक दबाव आ गया था। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो भारत को ये समझ आ गया कि कुछ तो करना होगा। लेकिन दिसंबर में जो असली जंग होनी थी, उससे पहले एक गुप्त जंग छेड़ना बहुत जरूरी था। एक ऐसी जंग जो दुश्मन को वहीं चोट पहुंचाए जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। और इसी गुप्त युद्ध का नाम था ऑपरेशन एक्स। प्लान सुनने में बड़ा सीधा था। मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को खास ट्रेनिंग दी गई। काम ये था कि वो रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तानी जहाजों तक पहुंचें और उन पे लिम्पिट माइंस चिपका दें। ये आप समझिए, एक तरह के मैग्नेटिक बॉम्ब होते हैं। और नतीजा, एक के बाद एक धमाके, और पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन की कमर ही टूट गई। अब पाकिस्तान हैरान भी था और परेशान भी। उसे पता था कि जवाब तो देना होगा। और यहीं से शुरू होता है शिकारी और शिकार का वो असली खेल, जिसमें दो सबसे बड़े नौसैनिक हथियार आमने सामने आने वाले थे। भारत की तरफ से मैदान में था INS विक्रांत। ये कोई मामूली जहाज नहीं था। ये तो समझिए समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा का पूरा एयरबेस था, जिस पर 25 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते थे। ये बंगाल की खाड़ी में भारत की ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था। और विक्रांत जैसे बड़े शिकार को गिराने के लिए पाकिस्तान के पास था उसका सबसे घातक हथियार, PNS गाजी। ये एक लॉन्ग रेंज अटैक सबमरीन थी। मतलब इसका काम ही था पानी के नीचे छिपकर चुपचाप विक्रांत जैसे बड़े और कीमती टारगेट्स को ढूंढना और उन्हें तबाह कर देना। तो अब मुकाबला बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी विक्रांत की खुली ताकत, हवा में उसका दबदबा, और दूसरी तरफ थी गाजी की खामोशी, पानी के नीचे छिपकर हमला करने की उसकी काबिलियत। ये एक क्लासिक चेस गेम जैसा था। लेकिन गाजी को अपने मिशन पर भेजने के लिए पाकिस्तान को एक चीज चाहिए थी, विक्रांत की पक्की लोकेशन। और ये जानकारी उन्हें मिली एक धोखे से। एक पश्चिमी देश के विमान ने तकनीकी खराबी का बहाना बनाया, मद्रास में इमरजेंसी लैंडिंग की और चुपके से विक्रांत की तस्वीरें खींचकर पाकिस्तान तक पहुंचा दें। अब पाकिस्तान को लगा कि बाजी उसके हाथ में है। उसे विक्रांत की लोकेशन पता चल गई थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारतीय नौसेना एक ऐसा जाल बिछा रही थी जो पूरे खेल को ही पलटने वाला था। इस धोखे के प्लान के 3 बड़े हिस्से थे। पहला, असली विक्रांत को चुपचाप अंडमान के पास एक सीक्रेट बेस पर भेज दिया गया, जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्सरे। दूसरा, जानबूझकर ऐसे रेडियो मैसेजेस भेजे गए जिन्हें पाकिस्तान आसानी से पकड़ सके, और इन मैसेजेस से ऐसा लग रहा था कि विक्रांत विशाखापट्टनम जा रहा है। और तीसरा, इस झूठ को सच साबित करने के लिए विशाखापट्टनम में टनों के हिसाब से राशन और सप्लाई के ऑर्डर दिए गए, मानो सच में एक बहुत बड़ा जहाज आने वाला हो। तब के वाइस एडमिरल N कृष्णन की सोच बिल्कुल साफ थी, शिकारी को शिकार करने देना है, लेकिन मैदान हमारी पसंद का होगा। और वो जगह चुनी गई विशाखापट्टनम, जहां भारतीय नौसेना गाजी का इंतजार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। पाकिस्तान इस जाल में पूरी तरह फंस गया। पाकिस्तानी नेवल हेडक्वार्टर्स से गाजी को सीधा मैसेज गया, विक्ट्री जोन पर कब्जा करो। इंटेलिजेंस के मुताबिक कैरियर बंदरगाह में है। अब शिकारी सीधा अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। गाजी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो खुद एक बहुत बड़े जाल का शिकार बन चुका है। अब जरा तारीखों पर ध्यान दीजिए। 27 नवंबर को गाजी विशाखापट्टनम के पास पहुंच गया। 3 दिसंबर को जंग का ऐलान हो गया, और उसी रात जब एक पुराना भारतीय जहाज INS राजपूत बंदरगाह की तरफ लौट रहा था, तब वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
विशाखापत्तनम पहुंचने के बाद गाजी ने पूरी तरह से रेडियो साइलेंस कर लिया था। कोई मैसेज नहीं, कोई सिग्नल नहीं। वो पानी के नीचे एक खामोश मौत बनकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। 3 और 4 दिसंबर की उस आधी रात को आईएनएस राजपूत, जो असल में विक्रांत का डीकॉय बनकर गश्त कर रहा था, उसके सोनार पर अचानक पानी के नीचे एक गहरी हलचल महसूस हुई। कैप्टन को पता था कि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मौके को जाने नहीं दिया जा सकता था। आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह इस मिशन का खतरा जानते थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। वो जानते थे कि वो एक ऐसे दुश्मन से भिड़ने जा रहे हैं जिसे वो देख भी नहीं सकते। बिना एक सेकंड भी गंवाए कैप्टन सिंह ने उसी जगह पर 2 डेप्थ चार्ज दागने का ऑर्डर दे दिया। ये पानी के अंदर फटने वाले बम होते हैं। और फिर पानी के नीचे एक जबरदस्त धमाका हुआ, इतना जोरदार कि उसकी गूंज विशाखापट्टनम के तट तक महसूस की गई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझ चुका था। समंदर ने अपने राज उगलने शुरू कर दिए थे और जो कुछ सामने आया उसने इतिहास बदल दिया। जब गोताखोरों ने मलबे की जांच की तो उन्हें ऐसे सबूत मिले जिससे सारी कहानी साफ हो गई। एक लाइफ जैकेट मिली जिस पर लिखा था यूएसएस डियाब्लो, जो गाजी का पुराना नाम था। जहाज की लॉगबुक मिली और एक घड़ी जो ठीक रात के 12:15 पर रुकी हुई थी, ठीक उसी वक्त जब राजपूत ने डेप्थ चार्ज फायर किए थे। देखिए, गाजी का डूबना सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, इसका असर बहुत बड़ा था। गाजी के खत्म होते ही आईएनएस विक्रांत का बंगाल की खाड़ी में कोई मुकाबला नहीं था। उसने पाकिस्तानी सेना की सप्लाई पूरी तरह काट दी। नतीजा 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर था। तो इस एक ऑपरेशन ने 1971 की जंग का रुख तय कर दिया। इसने न सिर्फ भारत की नौसेना को अजेय बना दिया, बल्कि एक नए देश बांग्लादेश के जन्म का रास्ता भी साफ कर दिया। लेकिन एक सवाल आज भी है, क्या ये भारतीय नौसेना का बिछाया एक परफेक्ट जाल था या फिर गाजी के अंदर ही कोई हादसा हो गया था, जैसा कुछ लोग मानते हैं? सच जो भी हो, गाजी के वो आखिरी पल आज भी समंदर की गहराइयों में एक राज बनकर दफन हैं।